हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 15 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? फर्स्ट, इन इंडिया गवर्नमेंट हैज टू प्रोक्योर all the crops for which it has announced MSPs, that is minimum support prices. Second, wheat has seen negative inflation rate in recent times. And third, market prices for crops for which MSPs are announced are always higher than the MSPs. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड वन इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी ऑन द साइड ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोक्योर ऑल द क्रॉप्स फॉर विच इट हैज अनाउंस्ड एमएसपी। जिन क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर की है, जो कि करंटली 23 क्रॉप्स है, अगर एमएसपी आपने डिक्लेयर की है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वो क्रॉप्स जो है वो प्रोक्योर करने ही पड़ेंगे। मोस्टली गवर्नमेंट क्या करती है कि ये 23 जो है उसमें से वीट, पैडी एंड पल्सेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। बाकी के क्रॉप्स जो है उसका प्रोक्योरमेंट रेशियो काफी कम है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सेकंड जो है वो करेक्ट है। ये कल के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है जिसके अंदर एग्रीकल्चरल क्राइसिस के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, काफी डीप में दिया गया है और काफी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है कि अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर महीने में अगर वीट का इन्फ्लेशन देखे फ्रॉम दी WPI पॉइंट ऑफ व्यू, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट था। मतलब कि वीट की प्राइसेस जो है वो 3 महीने से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि जिन क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर की है उनकी मार्केट प्राइस एमएसपी से हमेशा से हायर होगी। यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वीट की बात करें तो ये 20 to 40% लोअर प्राइस थी एज कंपेयर टू एमएसपी। फिर अगर हम बात करें कि मेज, तो उसके अंदर 40 to 60% लोअर प्राइस थी देन एमएसपी इन मोस्ट स्टेट्स। तो ये काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि जहां पे मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी से कम होती है। तो थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। आंसर इज सी 1 एंड 3 बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर की सिचुएशन चेंज हो रही है, किस तरीके से उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है और उसके पीछे कौन से फैक्टर है। तो इसी रीजन के ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू राइज इन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इन इंडिया? फर्स्ट, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। एंड थर्ड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों ऐसे फैक्टर्स है इंडिया के अंदर जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज होती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, अब आपको लगता है कि ये तो एक अच्छा मूव है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर की प्राइसेस है वो इंक्रीज होती है। इस आर्टिकल में यहां पे लिखा है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर्स regime led to an increase in fertilizer prices। एक ये भी फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे दिया गया है कि डीजल सब्सिडी जो है वो विड्रॉ कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है और इसकी वजह से इट कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग एग्रीकल्चर अनवायबल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो भी अफेक्ट करती है। इसकी वजह से जो पंप ऑपरेशनलाइज करने के लिए कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहां पे दिया गया है कि द पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज नॉट सफिशिएंट। अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें तो उसके स्टार्टिंग के जो 4-5 साल है उसके अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कम हुआ है। तो इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर के अंदर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज होती है। ऑल द थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। Question number 3, which of the following statement is or are correct? First, the year 2020 has been designated as International Year for the Nurses and Midwives. Second, India has a sufficient number of nursing staff in the healthcare workforce.
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। 2020 का ईयर जो है उसके अंदर ये पता चला कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए बाय द ईयर 2030 हेल्थ केयर वर्कफोर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये 2020 का जो ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया गया है। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। इसका आंसर आपको इस आर्टिकल में से मिलेगा जो कि कल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि इंडियाज नर्सिंग स्टाफ इज अबाउट 2/3 ऑफ इट्स हेल्थ वर्कफोर्स। अगर हम रेशियो देखें तो 1000 की पॉपुलेशन में 1.7 नर्सेस है, विच इज 43% लेस देन दी WHO's नॉर्म्स। अगर WHO के नॉर्म्स को फॉलो करना है तो इंडिया को 2.4 मिलियन नर्स को रिक्रूट करना होगा। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया डज नॉट हैव sufficient number of nursing staff in the healthcare workforce. Second statement is incorrect. Answer is A 1 only. तो इस आर्टिकल में नर्सिंग स्टाफ का सिग्निफिकेंस जो है उसको जस्टिफाई किया गया है और उसको लेके क्या क्या इश्यूज है, कौन से रेगुलेटरी इश्यूज है, हमारे कुछ लेजिस्लेशंस है वहां पे कहाँ पे इश्यू है, तो ये सब चीजें वहां पे दी गई है। रिसेंटली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है उसके अंदर भी एक ये फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये लिखा है कि प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। अगर मान लो कि पेशेंट के साथ कोई भी यहाँ पे लूपहोल पाए जाते हैं या फिर कोई माल प्रैक्टिसेस होती है तो उसके लिए मेडिको लीगल इश्यू के अंदर सिर्फ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल जो है वो लायबल होगा। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नर्स जो है उसको यहाँ पे लायबल नहीं माना जाता कि अगर पेशेंट के साथ कोई भी गलत चीज होती है तो नर्सेज आर नॉट लायबल अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसको भी ठीक करना चाहिए। ये एक फैक्ट ऐसा है कि जहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is or are correct? First, Himalayan region with higher population coincide with high seismic zones and vulnerability of landslides and glacial lake outburst flood. Second, Himalayan region, especially the northeastern part, has faced some of the greatest earthquakes of 20th century. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हिमालयन रीजन जो है जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वो ऐसी जगह है कि जहां पे इट कम्स अंडर द हाई सिस्मिक जोन, इट इज वेरी वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, जहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा होती है, प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो ज्यादा होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की, एंड इट इज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स एंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और अगर हम फैक्ट की बात करें तो वो आपको यहां से मिलेगा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से, जहां पे ऐसा लिखा है कि द हाई सिस्मिक जोन्स कोइंसाइड विद द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन इन हिमालय। तो 15% ऑफ द ग्रेट अर्थक्वेक्स ऑफ 20th सेंचुरी अकर्ड इन द हिमालयन रीजन। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के जो अर्थक्वेक है पिछले 100 साल में वो यहाँ पे देखने को मिले थे, जिसके अंदर 1950 के अंदर जो अर्थक्वेक आया था तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड इन दैट अर्थक्वेक। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो किस बारे में है कि रिसेंटली चाइना ने जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया है ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर विच इज नोन एज यारलुंग जांगबो इन चाइना, जिसके ऊपर चाइना जो है वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है। तो इंडिया और चाइना दोनों जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हिमालयन रीजन के अंदर, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर कौन से थ्रेट्स है इसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल जो है वो कल के न्यूज़पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is or are correct about India's capacity in tackling air pollution? First, India has made significant progress in monitoring the air pollution. Second, budget allocation for tackling air pollution has increased. And third, India lacks in public policy interventions for tackling air pollution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A 1 and 2। थर्ड इज इनकरेक्ट। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही कहा गया है
कि इंडिया ने एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने में काफी अच्छी अचीवमेंट जो है वो हासिल की है, जहां पे ये कहा गया है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 800 एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस है, जिसकी वजह से हम एयर पॉल्यूशन को अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो डेटा है, स्पेशली फॉर द दिल्ली एनसीआर रीजन, वो कैसे रेगुलर बेसिस पे अनाउंस किए जाते हैं और उसके ऊपर से हम अलग अलग पॉलिसी स्टेप्स जो है वो लेते हैं। बजट एलोकेशन की बात करें तो वो भी फैक्ट आपको यहीं से मिल जाएगा कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए 2020-21 का जो बजट है और उसकी कंपैरिजन करें 2018-19 से, तो वहां पे एयर पॉल्यूशन को, स्पेशली अर्बन एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए बजट जो है वो ज्यादा अलोकेट किया है, टू एंश्योर क्लीनर एयर इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन अबव 1 मिलियन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशंस है कि जो एयर पॉल्यूशन को डील करते हैं। फॉर एग्जांपल कि रिसेंटली ये जो कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर द दिल्ली एनसीआर रीजन, एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये भी एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने रिसेंटली जो BS4 से जंप किया है BS6 के अंदर, तो ये भी एक पॉलिसी इंटरवेंशन है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये सारे पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन ही है। तो इसका मतलब ये कहना गलत है कि इंडिया के अंदर पब्लिक पॉलिसी नहीं है एयर पॉल्यूशन को डील करने के लिए। तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए 1 एंड 2। ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था which talks about innovations in the air pollution. Question number 6. Which of the following statement is or are correct about emergency credit line guarantee scheme? First, it was announced as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan package to mitigate distress caused by COVID-19 induced lockdown. Second, it was mainly framed to provide additional working capital finance to the small loan holders up to ₹1 crore. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, लॉकडाउन की वजह से जिन जिन लोगों को तकलीफ हुई है, तो ऐसे लोगों को जब गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज लॉन्च किया था, उसके अंदर ये स्कीम जो है वो लॉन्च की थी। तो फर्स्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव करेक्ट है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। इस स्कीम की कंडीशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने 100 करोड़ की लोन जो है, आपकी डिमांड ये है कि मुझे ₹100 करोड़ की लोन मिलनी चाहिए। अब मान लो कि उसमें से आपको 30 करोड़ की लोन मिली है और आपकी आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 70 करोड़ है। तो ये आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट अगर 50 करोड़ तक है, अप टू ₹50 करोड़, तो आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है अगर वो 50 करोड़ तक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका एनुअल टर्नओवर अगर 250 करोड़ का है, अप टू 250 करोड़, तो इस केस में आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर से लोन मिल सकती है। मतलब कि आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट शुड बी अप टू ₹50 करोड़। यहां पे क्या लिखा है? अप टू 1 करोड़। तो इस वजह से ये गलत होगा। एंड योर एनुअल टर्नओवर शुड बी अप टू ₹250 करोड़। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आउटस्टैंडिंग जो आपकी लोन है उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल मिलेगी। ये जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की लोन है वो सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे मिलेगी और उसका जो टेन्योर पीरियड है वो 4 साल का है। 4 साल के अंदर उसे रीपे करना होगा। और बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों इसके अंदर एलिजिबल है, दोनों लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए 1 ओनली। तो ये जो स्कीम के अंदर लोन्स सैंक्शन की जाती है उसके अंदर स्लो डाउन अभी रिकॉर्ड हुआ है कि इसके अंदर काफी सारे लोग ऐसा है कि जो लोन एक्सेस नहीं करते इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following pairs are matched correctly?
फर्स्ट हायाबुसा 2 चाइना, सेकेंड चांगी 5 जापान, एंड थर्ड इनसाइट मिशन नासा। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड ओनली। अगर आप डेली न्यूज़पेपर ठीक से ट्रैक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अभी चांगी 5 जो है वो न्यूज में है, जो कि एक चाइना का मिशन है विच एम्स टू ब्रिंग बैक द सॉइल सैंपल्स ऑफ मून, जो कि अभी सैंपल्स कलेक्ट कर लिए है और वापस आ रहा है। तो 1970 के बाद चाइना जो है वो ऐसा पहला कंट्री होगा जो मून के सैंपल्स ला रहा है। तो ये चाइना से रिलेटेड है। और हायाबुसा 2 जो है वो जापान से रिलेटेड है। हायाबुसा 2 के ऊपर 2020 की प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था। थर्ड जो है इनसाइट मिशन, इट इज अ मिशन ऑफ नासा फ्रॉम यूएसए एंड इट इज अ मार्स मिशन ऑफ नासा। सो आंसर इज सी, थर्ड ओनली। चाइना मून प्रोब हेड्स बैक टू अर्थ, ये चांगी मिशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज के न्यूज़पेपर से होंगे। Which of the following statement is or are correct about current trends of retail inflation? First, India's retail inflation has reduced marginally in November over the last month, with food prices have shown significant reduction. Second, urban India has suffered higher inflation than rural India during last month. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, अक्टूबर में 7.61% था, जो कि अभी रिड्यूस हुआ है 6.93%। तो ये मार्जिनल रिडक्शन है। लेकिन उसके अंदर फूड इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे आप उसका ट्रेंड देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, वो भी आपको ये न्यूज आर्टिकल में से मिलेगा, जहां पे ये लिखा है कि इन रूरल इंडिया बोथ ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन एंड फूड प्राइस इन्फ्लेशन वर अबाउट 0.5% पॉइंट्स हायर देन दी 6.73 एंड 9.1 रिस्पेक्टिवली रिकॉर्डेड इन अर्बन इंडिया। मतलब कि रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन इंडिया। यहाँ पे ऑपोजिट स्टेटमेंट दिया है, इसलिए ये सेकंड गलत होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। आज के न्यूज़पेपर में ये जो सीपीआई का डेटा दिया गया है फ्रंट पेज पे। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो सीपीआई के बेसिक्स पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? फर्स्ट, इट इज रिलीज्ड बाय द सेम मिनिस्ट्री which releases data of wholesale price index. Second, the scope of CPI is larger than WPI in terms of nature and basket of items. And third, recently base year for CPI for industrial workers was changed. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज WPI जो है वो रिलीज करते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और सीपीआई का डेटा जो है वो रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री है। यहाँ पे ये लिखा है कि सेम मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। सीपीआई का स्कोप जो है इट इज लार्जर देन WPI इन टर्म्स ऑफ नेचर। नेचर का मतलब क्या हुआ कि WPI के अंदर सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है, सीपीआई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो इसका नेचर भी वाइडर है। और बास्केट ऑफ आइटम्स की बात करें तो WPI के अंदर अराउंड 697 आइटम्स है। और सीपीआई के अंदर अगर हम रूरल एंड अर्बन दोनों को कंबाइन करें तो 900 से भी ज्यादा होता है, 900 प्लस। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। रिसेंटली अक्टूबर महीने में सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसका बेस ईयर चेंज किया गया था। अभी बेस ईयर है 2016 ड्यू टू चेंज्ड पैटर्न इन दी फॉर्म ऑफ कंजप्शन। अभी लोग हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन ऐसे सब्जेक्ट पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से ये 2016 जो है वो बेस ईयर बनाया गया है। सो आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। Question number 10. Recently, a hybrid renewable energy park of solar and wind energy having capacity of 30,000 megawatt
was inaugurated in dash. Option A आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी ओडिशा। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी गुजरात। गुजरात के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 30,000 मेगावाट मतलब कि 30 गीगावाट का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो इनॉग्रेट करने वाला है। ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सोलर प्लस विंड एनर्जी दोनों की मदद से ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, विच इज लोकेटेड नियर द इंडो पाक बॉर्डर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।